स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सेट थ्योरी में लेसन 7 में लॉज ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम्स के बारे में बताऊंगा। तो इसके लिए हमने सेट एज्यूम किया हुआ है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, पाई अर्थात नल सेट एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट यूनिवर्सल सेट। तो अब एक एक करके लॉज को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला लॉज है आइडेम्पोटेंट लॉज। तो आइडेम्पोटेंट लॉज में भी दो लॉज हैं। पहला है ए यूनियन ए विल बी इक्वल टू सेट ए। तो सेट ए के साथ जो यूनियन बनेगा, जो सेट बनेगा, उसमें सेट ए के ही एलिमेंट होंगे। इसलिए हमने लिखा है लॉज के रूप में ए यूनियन ए विल बी इक्वल टू सेट ए। इसी तरह सेकंड लॉज है ए इंटरसेक्शन ए विल बी इक्वल टू सेट ए, अर्थात सेट ए का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करके जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट रहेंगे, सेट ए के ही एलिमेंट रहेंगे, क्योंकि दोनों के कॉमन एलिमेंट सेट के एक ही एलिमेंट होते हैं। अब सेकंड है आइडेंटिटी लॉज। तो आइडेंटिटी लॉज में क्या है, ए यूनियन पाई। पाई में तो कोई एलिमेंट होता नहीं है, तो ए का पाई के साथ यूनियन, अर्थात उसमें सेट ए के ही एलिमेंट रहेंगे। तो ए यूनियन पाई विल बी इक्वल टू सेट ए। उसी प्रकार सेट ए इंटरसेक्शन सेट यू अर्थात यूनिवर्सल सेट विल बी आल्सो इक्वल टू सेट ए, क्योंकि यूनिवर्सल सेट और सेट ए का जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए के ही एलिमेंट होंगे। इसलिए ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट विल बी इक्वल टू सेट ए। अब थर्ड है कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज क्या है, ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए, अर्थात सेट को हम इधर से उधर चेंज कर देंगे तो उस पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। इसलिए सेट ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू सेट बी यूनियन ए। ये हो गया यूनियन लॉ। अब सेकेंड है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें भी इंटरचेंज कर देंगे दोनों के प्लेस को तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा सेट को। इसलिए लॉज बन गया ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको कहते हैं इंटरसेक्शन लॉ। अब फोर्थ है एसोसिएटिव लॉज। इसमें तीनों सेट का प्रयोग होता है, अर्थात सेट ए बी एंड सी। तो सेट ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी। सेकेंड में है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में फिर इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में ए यूनियन सी। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फिर ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार सेट्स के ये लॉज हो गए, इसे आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। अब सिक्स को देखें। सिक्स है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। सेकेंड लॉ है कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सेट बी विल बी इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ सेट बी। ये भी लॉज को आप बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सेवंथ है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट का बहुत ही महत्व होता है। और वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेक्टेंगल है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, और डॉट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को। अब इस रेक्टेंगल के अंदर में या यूनिवर्सल सेट के अंदर में जो पिक्चर है उसमें यदि कोई सर्किल है तो वो किसी सेट को डिनोट करता है, और उस सर्किल के एलिमेंट्स को उसके अंदर ही लिखते हैं। तो यहाँ हमने एज्यूम किया हुआ है डॉट्स एलिमेंट्स। तो जितने डॉट्स हैं इस रेक्टेंगल के अंदर में वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो गए हैं, और इस सर्किल के अंदर में जो डॉट्स हैं वो उस सेट के एलिमेंट्स हो गए। व्हाइट बोर्ड में मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनका हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो आप देखें व्हाइट बोर्ड को। इसके लिए मैंने लिया हुआ है सेट यू ए बी एंड सेट सी। तो यू हो गया यूनिवर्सल सेट जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सेट ए हैं, उनके एलिमेंट हैं 1 3 4 5। सेट बी हैं, उनके एलिमेंट हैं 2 4 5 6, और सेट सी के एलिमेंट हैं 6 7 8। अब हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन 1 में ए इंटरसेक्शन बी का, सेकेंड में ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का, थर्ड में डिसजॉइंट सेट्स ए एंड सी ऑफ यूनिवर्सल सेट,
फोर्थ में कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी। तो एक एक करके हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहला हम ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन 1 का ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसके लिए हम ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट होंगे वो निकालेंगे। तो सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट हो जाएंगे सेट ए इंटरसेक्शन बी का। तो सेट ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, दोनों के कॉमन एलिमेंट है 4 5, तो हमने 4 5 लिख दिया। अब इस सेट का हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। तो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट हैं 1 से 8 तक वो सभी हमने इसमें लिख दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी एलिमेंट्स इसमें आ गए हैं। अब देखिए एक सर्किल हमने ड्रॉ किया है ए, दूसरा सर्किल ड्रॉ किया है बी। ये जो सर्किल है वो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सर्किल जो है वो रिप्रेजेंट करता है सेट बी को। तो सर्किल ए जो है उसमें सेट ए के एलिमेंट हमने लिख दिए 1 3 4 5, तो 1 3 4 5। सेट बी के एलिमेंट 2 4 5 6 है, तो इस सर्किल में लिख दिए 2 4 5 6। अब देखिए अब ये जो दोनों सर्किल है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, मतलब दोनों के कुछ पार्ट जो हैं कॉमन है। तो वो जो कॉमन पार्ट हैं वो रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को, इसलिए हमने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी, इसको हैश कर दिया। तो ये हैश पोर्शन में ही हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिख देंगे। तो हमने 4 और 5 लिख दिया। इस प्रकार जो ये वेन डायग्राम है उसमें जो ये हैश्ड पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट अब सेकेंड क्वेश्चन के वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है a माइनस बी एंड b माइनस ए। पहले हम सेट a माइनस बी और b माइनस ए का एलिमेंट्स निकाल लेंगे। a माइनस बी इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हमने निकाले हैं, क्लोज ब्रैकेट में है 1 3, इसी प्रकार b माइनस ए के एलिमेंट्स हैं क्लोज ब्रैकेट में 2 एंड 6। अब इसका हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, और इसमें मैंने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स 1 से 8 तक हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दो सर्किल मैंने ड्रॉ किया है, एक सर्किल ये है जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल ये है जो सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। अब सेट ए में सेट ए के सभी एलिमेंट हमने लिख दिए 1 3 4 5 1 3 4 5। उसी प्रकार सेट बी के एलिमेंट 2 4 5 6 है, तो 2 4 5 6। अब देखिए ये दोनों सेट एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो ए माइनस बी कौन सा सेट हो जाएगा, ये जो बी जो ओवरलैप कर रहा है ए को उसमें से वो हटा देंगे, अर्थात ये वाला पोर्शन कॉमन पोर्शन हटा देंगे, तो ये जो बच जाएगा हैश्ड पोर्शन ये वाला, ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी सेट के जो एलिमेंट है 1 3 उसको हमने यहाँ लिख दिया है। उसी प्रकार ये जो है वो बी को ओवरलैप कर रहा है ये इस पोर्शन को, तो बी माइनस ए हो जाएगा ये वाला हैश्ड पोर्शन। तो इसमें हमने b माइनस ए के एलिमेंट जो 2 एंड 6 है 2 एंड 6 लिख दिया। इस प्रकार ये जो हैश्ड पोर्शन है a माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हैश्ड पोर्शन है ये b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार ये हमने ये वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया a माइनस बी और b माइनस ए सेट्स के। अब हम थर्ड क्वेश्चन का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है डिसजॉइंट सेट्स a एंड c ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो कोई दो सेट तभी डिसजॉइंट सेट कहलाता है जब उनका इंटरसेक्शन नल सेट होता है, ये कंडीशन है डिसजॉइंट सेट्स होने का। तो हमने लिख दिया a इंटरसेक्शन c इक्वल टू पाई, ये कंडीशन है तभी ये c डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। अब हम इनका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा हुआ a इंटरसेक्शन c इक्वल टू पाई अर्थात नल सेट। अब इनका वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें हमने यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट 1 से 8 तक हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार हमने यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंट को लिखा हुआ है। अभी इस यूनिवर्सल सेट में दो सर्किल हमने ड्रॉ किया है, एक सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा सेट सी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस दोनों सर्किल में सेट ए का एलिमेंट हमने लिख दिया 1 3 4 5। उसी प्रकार सेट सी का जो एलिमेंट है वही सर्किल में हमने लिख दिया 6 7 8। तो लेकिन दोनों जो सर्किल है या दोनों है सेट एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन से सी जो है वो नल सेट होगा। इस वेन डायग्राम के अनुसार उसको इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए हमने लिखा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है वेन डायग्राम का वो ए इंटरसेक्शन सी का है। फोर्थ जो है
वो क्वेश्चन है कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी का वेन डायग्राम ड्रॉ करना। तो इसमें पहले हम कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी का एलिमेंट्स निकालेंगे। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी इक्वल टू यू माइनस सी होता है, अर्थात यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से सेट सी के एलिमेंट निकालेंगे। तो सेट सी के एलिमेंट है 6, 7, 8। तो इसमें 1 से जो 8 तक है एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के, उसमें से 6, 7, 8 निकाल लेंगे तो बच जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। इसलिए हमने लिख दिया कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी का एलिमेंट हमने निकाल लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम के रूप में। तो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस यूनिवर्सल सेट में हमने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसमें हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जो कि सेट सी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें सेट सी के ही एलिमेंट है 6, 7, 8 जो कि यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट है। अब जो कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी होगा अर्थात यू माइनस सी हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट सी के एलिमेंट निकल जाएंगे। तो ये जो सर्किल है वो हम निकाल लेंगे इस स्क्वायर में से, रेक्टेंगल में से, तो बच जाएंगे ये हैश्ड पोर्शन। तो जो ये हैश्ड पोर्शन है वो हो जाएंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी और उसी में इसके एलिमेंट रहेंगे। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 इसमें है। इस प्रकार ये जो हैश्ड पोर्शन है वो रिप्रेजेंट करता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी को और इसी में कंप्लीमेंट ऑफ सेट सी के एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, मैथ से हटकर आप लोगों का मूड चेंज करने के लिए हर एक लेसन के अंत में मैं इंग्लिश के फ्रेज या आइटम्स का प्रयोग करना बताता हूं। तो आज मैं इस लेसन के अंत में आपको बताने जा रहा हूं फ्रेज ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी भंग करने हेतु बात शुरू करना या बात छेड़ना। कहने का मतलब कि कोई मीटिंग है, वहाँ सभी शांत बैठे हुए हैं, तो यदि आप कुछ बोलते हैं, शुरू करते हैं, तो उसका मतलब हुआ कि आप उस चुप्पी को भंग करने के लिए आपने पहल की, कुछ बोलना शुरू किया। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे इंग्लिश में? तो अगर हिंदी में बोलना चाहेंगे कि सभी लोग शांत बैठे थे जब तक कि मैंने बोलना शुरू नहीं किया, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? एवरीवन सेट साइलेंस अनलेस आई ब्रोक द आइस। इस प्रकार आप इस फ्रेज ब्रेक द आइस का अन्य उपयोग भी कर सकते हैं। थैंक यू।